हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो लीजिए, एक और नई वीडियो लेकर हम आपके सामने आ चुके हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि हम एमसीक्यू की सीरीज़ डाल रहे हैं। हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ भी स्टार्ट कर रखी है और इंडियन इकोनॉमिक्स के भी काफ़ी चैप्टर्स हमारे हो गए हैं। किसी ने अब तक ना देखे हों तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लीजिएगा। आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे जितने भी अब तक हुए हैं। आज जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं बिजनेस स्टडीज के एमसीक्यू चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग क्लास 12th। बिजनेस स्टडीज के भी 4 चैप्टर आपके हो चुके हैं। अब तक ना देखे हो तो जाकर के चेकआउट कर लीजिए। उसका रिवीजन हो जाएगा, एक तरीके का टेस्ट हो जाएगा अगर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेते हैं उससे। तो आइए आज अपना ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को एंड तक देखना आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगी। आपको पैटर्न पता चल जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगी कि सारे क्वेश्चंस खुद करने की कोशिश करना, मुझसे पहले आंसर देने की कोशिश करना, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपकी रिवीजन हो जाए और आपका एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। और लास्ट में मेरे साथ आउट ऑफ 20 मार्क्स जरूर शेयर करके जाना कमेंट बॉक्स में। आइए स्टार्ट करें अपना सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है। नेम द प्रोसेस विच कोऑर्डिनेट ह्यूमन एफर्ट्स एंड असेंबल्स रिसोर्सेज एंड इंटीग्रेट्स बोथ इनटू अ यूनिफाइड होल टू बी यूटिलाइज्ड फॉर अचीव स्पेसिफाइड गोल्स। बताइए वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम अरेंजमेंट करते हैं किसका, रिसोर्सेज का, ह्यूमन रिसोर्सेज का या फाइनेंशियल रिसोर्सेज का, फंड्स का, जिसमें हम क्या करते हैं, इन सब चीज़ों का अरेंजमेंट करते हैं किसके लिए, स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो बताइए उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। इसमें बोला है कि जिसमें हम ह्यूमन एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करते हुए चलते हैं, रिसोर्सेज को असेंबल करते हैं और इन दोनों को इंटीग्रेट करके एक यूनिफाइड होल बनाते हैं किसके लिए, स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बताइए कौन सा प्रोसेस है वो। आइए अब ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस हमारा क्या कह रहा है। ए है हमारा स्टाफिंग, बी है हमारा प्लानिंग, सी है हमारा ऑर्गेनाइजिंग, डी है हमारा डायरेक्टिंग। तो बताइए वो कौन सा प्रोसेस है। देखिए, प्लानिंग में तो हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और हम रिसोर्सेज की अरेंजमेंट, कि कितना फंड चाहिए उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, कितने ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, कितनी लेबर चाहिए, वो किस में किया जाता है, ऑर्गेनाइजिंग में किया जाता है। यानी कि उस प्लान को अचीव करने के लिए जो सारे अरेंजमेंट होते हैं, जो रिसोर्सेज असेंबल्स होते हैं, वो किस में होते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजिंग में होते हैं। तो फर्स्ट का आंसर हो गया हमारा सी, ऑर्गेनाइजिंग। सेकेंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेम द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ सिमिलर नेचर। बताइए उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसमें जो सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज है उसका ग्रुप किया जाता है, उसका ग्रुप बनाया जाता है। यानी कि जो एक जैसे नेचर की एक्टिविटीज है उसको एक ग्रुप में डाल दिया जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बताइए। ए है हमारा आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, या फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन, या फिर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज टू जॉब पोजीशंस, या फिर स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। जब हम सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज़ को ग्रुप करते हैं, उनका ग्रुप बनाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, हम डिपार्टमेंटलाइजेशन बोलते हैं। और जो डिपार्टमेंटलाइजेशन किया जाता है वो 2 बेसिस पे किया जाता है, हमारा फंक्शंस के बेसिस पे और किसके बेसिस पे, हमारा प्रोडक्ट्स के बेसिस पे। जैसे कि मान लो फंक्शंस के बेसिस पे कर रहे हैं तो हम परचेज डिपार्टमेंट में उससे रिलेटेड सारे एक्टिविटीज़ डाल देंगे, उसका ग्रुप बना देंगे, ठीक है। सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज़ का ग्रुप बन गया वो। ऐसे ही फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है तो उससे रिलेटेड जितने भी उसके सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज़ है उसका ग्रुप बना देंगे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में। अगर आपने डिपार्टमेंटलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा तो ये आंसर आपको डेफिनेटली आता होगा। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ सिमिलर नेचर। डिपार्टमेंटलाइजेशन में क्या होता है, सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज का क्या बना दिया जाता है, ग्रुप बना दिया जाता है। उस प्रोसेस को हम डिपार्टमेंटलाइजेशन बोलते हैं। तो सेकंड का हो गया बी। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। इट इज डिफाइंड एज द फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म्ड। बताइए उस फ्रेमवर्क को क्या बोला जाता है जिसमें मैनेजरियल और ऑपरेटिंग टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। ए है हमारा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं, या फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं, या फिर डिविजनल स्ट्रक्चर बोलते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो फ्रेमवर्क होता है जिसमें मैनेजरियल और ऑपरेटिंग टास्क परफॉर्म किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज डिफाइंड एज द फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म्ड। तो थर्ड का हो गया हमारा बी। फोर्थ की बात कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय अ सुपीरियर।
एक सुपीरियर के अंडर कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट इफेक्टिवली काम कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बताइए क्या बोलते हैं उसे? ए है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं, या फिर फंक्शनल स्ट्रक्चर बोलते हैं, या फिर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव। यानी कि एक सुपीरियर कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट को इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बताइए क्या बोलते हैं उसे? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय अ सुपीरियर। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या बताता है हमें? नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट बताता है जो कि एक सुपीरियर इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है। ठीक है, तो फोर्थ का हो गया हमारा सी। फिफ्थ की बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? फिफ्थ क्वेश्चन हमारा केस स्टडी का है, देख लेते हैं क्या है। इंडिगो लिमिटेड हैज़ अ स्टाफ ऑफ 300 पीपल विच इज ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट। इंडिगो लिमिटेड में स्टाफ है 300 लोगों का, जिनको ग्रुप किया जाता है डिफरेंट डिपार्टमेंट में। ठीक है, यानी कि उनके ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, यानी कि सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज को क्या करा जा रहा है? ग्रुप किया जा रहा है, ग्रुपिंग की जा रही है उनकी। आगे क्या है इस क्वेश्चन में? द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिपिक्ट दैट 100 पीपल वर्क इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ने डिपिक्ट किया कि 100 लोग जो हैं वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, 150 लोग 115 फाइनेंस डिपार्टमेंट, 150 लोग फाइनेंस डिपार्टमेंट में है, 20 इन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, 20 पीपल जो हैं वो किस में है? टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में है, और 30 किस में है? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में है। ठीक है, अब आपको क्या आइडेंटिफाई करना है इसमें? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बीइंग फॉलोड बाय द कंपनी। इसमें आपने टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ये कंपनी फॉलो कर रही है। देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के टॉपिक पे चले जाओ। एमसीक्यू करने का सबसे इजी तरीका है कि जो आपको समझ आ रहा है क्वेश्चन में से उसके उस टॉपिक पे चले जाओ आप, जो आपने उसके बारे में पढ़ा है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में आपके दिमाग में फटाफट आ जाना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में मैंने 2 चीजें पढ़ी हैं, क्या? फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर में मैंने क्या पढ़ा है कि क्या करते हैं? डिपार्टमेंट्स बनते हैं फंक्शंस के बेसिस पे, और डिविजनल में क्या पढ़ा है मैंने? प्रोडक्ट के बेसिस पे डिपार्टमेंट बनते हैं। अब बताइए इस क्वेश्चन में किसके बेसिस पे डिपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट दिख रहा है आपको। तो ये किसके बेसिस पे बनाए जा रहे हैं? ये फंक्शंस के बेसिस पे बनाए जा रहे हैं डिपार्टमेंट्स। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो फिफ्थ का हो गया हमारा ए। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। जिसको फंक्शनल और डिविजनल का कंसेप्ट नहीं पता होगा, इस क्वेश्चन से शायद उन्हें थोड़ा बहुत वो भी पता चल गया होगा कि फंक्शनल और डिविजनल क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? राहुल हैज़ ज्वाइंड एज अ क्रिएटिव हेड इन एन एंटरटेनमेंट कंपनी. He always ensured that the work has been divided into small and manageable activities, and also the activities of similar nature are grouped together. Identify the related step in organizing process being mentioned in the above lines. तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या बात हो रही है कि राहुल ने ज्वाइन किया क्रिएटिव हेड की तरह, किसमें? एंटरटेनमेंट कंपनी में। वो हमेशा इंश्योर रहता है कि काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेना चाहिए, और क्या कर लेना चाहिए? सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज़ का ग्रुप बना लेना चाहिए। उन्हें क्या कर लेना चाहिए? ग्रुप कर देना चाहिए। ठीक है, उनकी ग्रुपिंग कर देनी चाहिए। तो राहुल को हमेशा लगता है कि जो काम है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेना चाहिए। जितना भी काम है या मैनेजेबल एक्टिविटीज़ हैं जो भी, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेना चाहिए, और जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं सिमिलर नेचर की उनका ग्रुप बना लेना चाहिए। तो अब बताइए, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का जो इन लाइन्स में हमारा डाला गया है। अब आपको कहाँ जाना है? प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में जाना है। प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में आपने कितने स्टेप पढ़े हैं? क्या क्या स्टेप पढ़े हैं? 4 स्टेप पढ़े हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, यही 4 स्टेप पढ़े हैं। अब इन चारों स्टेप में से यहाँ किसकी बात की गई है? किस प्रोसेस की बात की जा रही है कि जो सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज़ हैं उनको क्या कर लेना चाहिए? ग्रुपिंग कर लेनी चाहिए, उनका ग्रुप बना लेना चाहिए। और ये किस में होता है? डिपार्टमेंटलाइजेशन में होता है। तो 6 का क्या हो गया हमारा? बी। अब 7th की बात करते हैं। 7th क्वेश्चन क्या है? 7th क्वेश्चन भी प्रोसेस से रिलेटेड ही है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू बी फॉलोड इन एन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। आपको करेक्ट सीक्वेंस बतानी है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के स्टेप्स की। तो बताइए क्या स्टेप की सीक्वेंस है?
क्या है, पहले आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क होता है, देन डिपार्टमेंटलाइजेशन आता है, देन असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज टू जॉब पोजीशन होता है, देन एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होता है। तो बताइए कौन से पॉइंट में आपको ये दिखाई दे रहा है, कौन से पॉइंट में दिखाई दे रहा है, बी पॉइंट में दिखाई दे रहा है। देखिए आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क आया पहले, फिर हम डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं, फिर ड्यूटीज असाइनमेंट करते हैं, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज होता है, देन एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होता है। तो 7th का हो गया बी। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था, आप लोगों को आता ही होगा ये। नेक्स्ट बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। 8th क्वेश्चन भी केस स्टडी है, देख लेते हैं क्या है ये। कामना इज अ ब्राइट यंग मैनेजमेंट ट्रेनी। After 6 months of testing by her organization, she is given charge of her office as an assistant manager. She starts her job with a lot of enthusiasm but realizes that it won't be possible for her to continue without sharing her task. She keeps a secretary who takes order from her. This has reduced her burden of work and has helped her to focus on priority assignment. देखिए इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। कामना एक ब्राइट यंग मैनेजमेंट ट्रेनी है। 6 महीने के बाद उसको 6 महीने तक टेस्ट किया गया। 6 महीने के बाद उसे असिस्टेंट मैनेजर बना दिया गया, चार्ज दे दिया गया असिस्टेंट मैनेजर का। उसने अपने काम को बहुत जोश से किया, लेकिन बाद में उसने रियलाइज़ किया कि मैं ऐसे तो कंटिन्यू नहीं कर सकती, मुझे अपने टास्क को किसी ना किसी के साथ शेयर करना पड़ेगा। तो उसने क्या करा, एक सेक्रेटरी हायर कर ली जो उससे ऑर्डर लेती थी, कामना से ऑर्डर लेती थी, जिससे कि कामना का क्या हो गया, काम का जो बर्डन है वो रिड्यूस हो गया, जिससे कि उसका काम का बर्डन थोड़ा कम हो गया और वो जो प्रायोरिटी असाइनमेंट्स है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर पाई। तो अब बताइए ये कौन सा कंसेप्ट है मैनेजमेंट का जो डिस्कस हुआ है यहाँ पे। डिसेंट्रलाइजेशन है, डेलीगेशन है, अथॉरिटी है या नन ऑफ द अबव। तो बताइए क्या है इसका आंसर। देखिए किसी भी इंसान के पास सारी ही स्किल्स नहीं होती, वो हर चीज़ में परफेक्ट नहीं होता, वो सारे ही काम खुद नहीं कर पाता, जिसके लिए उसे क्या करने पड़ते हैं, अपने नीचे बंदे रखने पड़ते हैं कि उसको काम थोड़ा सा दे करके, जिससे कि उसका काम क्या हो जाए, बर्डन थोड़ा कम हो जाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़रूरी काम है उस पर फोकस कर पाए। यही होता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे उसी प्रोसेस की बात हो रही है और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। देखिए क्या होता है, जब एक सुपीरियर अपनी अथॉरिटी अपने सबऑर्डिनेट को दे देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेलीगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेलीगेशन बोलते हैं। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू अ सबऑर्डिनेट। जब क्या होता है, कोई सुपीरियर अपनी अथॉरिटी ट्रांसफर कर देता है सबऑर्डिनेट को, तो वो क्या होता है, हमारा डेलीगेशन होता है। ठीक है, इसका हो गया हमारा बी। अब आप बोलेंगे कि ये डिसेंट्रलाइजेशन क्यों नहीं हुआ, ये डेलीगेशन ही क्यों हुआ। डिसेंट्रलाइजेशन में भी तो क्या करते हैं, हम अथॉरिटी ट्रांसफ़र करते हैं। बिल्कुल सही बात है, अथॉरिटी ट्रांसफ़र करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा कि डेलीगेशन में हमेशा जो अथॉरिटी ट्रांसफ़र की जाती है, सुपीरियर सिर्फ सबऑर्डिनेट को ही ट्रांसफ़र करता है। यानी कि आपने एक लाइन पढ़ी होगी अपनी NCERT में कि जब हम डेलीगेट करते हैं अथॉरिटी को V × 2, तो हम क्या करते हैं, 2 लोगों के बीच में अथॉरिटी ट्रांसफर हो रही है। लेकिन जब हम डिसेंट्रलाइज करते हैं अथॉरिटी को, तो वो क्या करती है, वी मल्टीप्लाइड बाय मैनी। यानी कि जब हम डिसेंट्रलाइज करते हैं अथॉरिटी को तो वो सारे लेवल पे होती है, एट ऑल लेवल्स। टॉप लेवल वाले लोअर को भी दे सकते हैं, मिडल को भी दे सकते हैं। तो वो सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे की जाती है जो हम डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन इस क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, सिर्फ एक सुपीरियर किसको दे रहा है, सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी दे रहा है। तो ये प्रोसेस हमारा क्या हुआ, डेलीगेशन हुआ। ये कंसेप्ट क्या हुआ, डेलीगेशन हुआ। इसलिए 8 का हो गया बी। होपफुली अब आपको डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपको ये कंसेप्ट इस टाइम पे समझ आ गया होगा। और अगर नहीं समझ आया होगा, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया है, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि अगर आपको इस टॉपिक में अभी भी कोई कंफ्यूजन या किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, नेशनल ब्राइटेक लिमिटेड हैज़ ग्रोन इन साइज। इट वॉज मार्केट लीडर बट विद चेंजेस इन बिजनेस एनवायरमेंट एंड विद द एंट्री ऑफ MNCs इट्स मार्केट शेयर इज डिक्लाइनिंग। To cope up with the situation, CEO start delegating some of his authority to the general manager, who also felt himself overburdened, and with the approval of CEO, disperses some of his authority to the various levels throughout the organization. Identify the concept of management discussed above.
आ गया आपका फेवरेट क्वेश्चन। देखिए, नेशनल ब्राइटेक लिमिटेड ग्रो कर रही थी साइज में, लेकिन ग्रो कर रही थी साइज में, इट वाज मार्केट लीडर। कुछ टाइम पहले क्या था, ये मार्केट लीडर थी, बट विथ चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आने की वजह से, एमएनसीज की एंट्री आने की वजह से, एमएनसीज आने की वजह से इसके मार्केट शेयर क्या हो गए, डिक्लाइन हो गए। इस सिचुएशन से कोप अप करने के लिए सीईओ ने क्या करा, अपनी अथॉरिटी, कुछ अथॉरिटी डेलीगेट कर दी जनरल मैनेजर को। ठीक है, जब जनरल मैनेजर को अथॉरिटी डेलीगेट कर दी, लेकिन जनरल मैनेजर भी क्या करने लग गया, अपने आप को थोड़ा सा ओवरबर्डन फील करने लग गया, तो उसने क्या करा, सीईओ की अप्रूवल से क्या कर दी, थोड़ी सी अथॉरिटी और आगे और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे ट्रांसफर कर दी, यानी कि सम ऑफ हिज अथॉरिटी टू द वेरियस लेवल थ्रू आउट ऑर्गेनाइजेशन। जनरल मैनेजर ने भी क्या करा, सीईओ की परमिशन से, सीईओ की अप्रूवल से अपनी कुछ अथॉरिटीज़, जितने भी लेवल हैं हमारे, जितने भी वेरियस लेवल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, टॉप, मिडिल लेवल और लोअर लेवल में बांट दी अथॉरिटीज़। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को हम क्या बोलेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अथॉरिटी सिर्फ दो लोगों के बीच में नहीं बट रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अथॉरिटी जो सीईओ है वो जनरल मैनेजर को दे रहा है, लेकिन जनरल मैनेजर को भी ओवरबर्डन लग रहा है, तो वो आगे क्या बात कर रहा है कि मैं सीईओ से अप्रूवल लेकर के अथॉरिटी को क्या करूंगा, वेरियस लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में, जितने भी लेवल है ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें अथॉरिटी को ट्रांसफर कर दूंगा। तो बताइए इसमें क्या हो रही है, अथॉरिटी मल्टीप्लाई हो रही है, इट बाय मैनी। अथॉरिटी बहुत लोगों के पास जा रही है, अथॉरिटी बहुत लोगों में ट्रांसफर हो रही है, और तो इसे क्या बोलते हैं हम, डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। अगर अथॉरिटी दो लोगों के बीच में ट्रांसफर होती है तो उसे डेलीगेशन बोला जाता है, बट इफ इट ट्रांसफर थ्रू ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट देन इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। तो 9th का हो गया ए। इस सिचुएशन में अथॉरिटी जो है आपकी क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है थ्रू ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो 9th का हो गया ए। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। 10th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देख लेते हैं। अ मैनेजर नेम्ड माही साइकिल्स हैज़ डिसाइडेड टू स्टार्ट अ न्यू ब्रांच इन द मिडल ईस्ट। एक कंपनी है जिसका नाम है माही साइकिल, उसने डिसाइड किया कि वो नई ब्रांच खोलेंगे मिडल ईस्ट में। द कंपनी हैज़ रिकॉग्नाइज द अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन इन द नंबर ऑफ आवर्स। उन्होंने रिकॉग्नाइज करा कि कितने घंटे उन्हें काम करना पड़ेगा। द कंपनी हैज़ फाउंड आउट दैट इट विल टेक 25,000 आवर ऑफ मैन वर्क एंड हैज़ सब्सिक्वेंटली डिवाइड द नंबर ऑफ आवर्स फॉर डिफरेंट ऑपरेशन। 25,000 आवर ऑफ मैन वर्क, 25,000 आवर मैन को काम करना पड़ेगा। उसने क्या कर दिया, काम को बांट दिया, नंबर ऑफ आवर्स को बांट दिया डिफरेंट ऑपरेशन में। द रियल चैलेंजेस ऑफ द कंपनी बिगेन हेयर। यहाँ पे रियल चैलेंज बिगेन हुआ। वेरी मैथोडिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिकॉग्नाइज अमाउंट ऑफ वर्क हैज़ बिन गिवन टू डिफरेंट इंडिविजुअल, यानी कि अलग अलग काम अलग अलग इंडिविजुअल को हमने बांट दिया अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज़, उनके कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। आइडेंटिफाई 2 स्टेप ऑफ दिस फंक्शन इंडिकेट हेयर। बताइए यहाँ पे 2 फंक्शन परफॉर्म किए गए हैं, प्रोसेस के 2 स्टेप परफॉर्म किए गए हैं। तो बताइए कौन कौन से स्टेप यहाँ पे परफॉर्म किए गए हैं। देखिए कंपनी है माही साइकिल की, न्यू ब्रांच स्टार्ट की मिडल ईस्ट में। कंपनी ने रिकॉग्नाइज करा कि कितने अमाउंट ऑफ वर्क उन्हें काम करना पड़ेगा। कंपनी ने देखा कि 25,000 आवर ऑफ मैन को काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। उन्होंने क्या करा, आर को नंबर ऑफ डिफरेंट ऑपरेशन में बांट के देखा, डिवाइड कर दिया। उसके बाद रियल चैलेंज क्या आया उनके सामने, उस टाइम पे उनके सामने रियल चैलेंजेस कंपनी के लिए स्टार्ट हो गए। उसके बाद उन्होंने क्या करा, काम को डिफरेंट इंडिविजुअल में बांट दिया उनके कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। तो बताइए कौन से 2 स्टेप यहाँ पे हुए हैं। देखिए ए है हमारा आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क और डिपार्टमेंटलाइजेशन हुआ है, या फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन एंड स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप हुआ है, या फिर स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप और असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ हुआ है, या फिर आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क एंड असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ हुआ है। देखिए ये लाइन देखिए, द कंपनी हैज़ फाउंड आउट दैट इट विल टेक 25,000 आवर ऑफ मैन वर्क एंड हैज़ सब्सिक्वेंटली डिवाइडेड द नंबर ऑफ आवर्स फॉर डिफरेंट ऑपरेशन। उन्होंने क्या करा, टाइम को बांट लिया डिफरेंट ऑपरेशन के लिए। उन्होंने देखा कि उन्हें 25,000 घंटे लगेंगे अगर एक बंदा काम करता है, तो उन्होंने क्या करा, टाइम को बांट लिया डिफरेंट ऑपरेशन में। तो उन्होंने क्या करा, यहाँ पर
आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया। क्या कर दिया? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया। काम को क्या कर लिया? आइडेंटिफाई किया और उसको डिवाइड कर दिया डिफरेंट ऑपरेशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद उन्होंने क्या करा? डिफरेंट इंडिविजुअल को वो काम दे दिया उनकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग, यानी कि उन्होंने क्या करा? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज करी। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज में आपने यही पढ़ा है कि काम को क्या देना चाहिए? असाइन कर देना चाहिए इंडिविजुअल को उसकी स्किल्स, उसकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने यही काम किया है। और आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क में आपने यही पढ़ा था कि हमें क्या कर देना चाहिए? काम को आइडेंटिफाई करके बांट देना चाहिए जिससे कि ओवरलैपिंग ना हो। ये जो अगर मान लो कि पता ही नहीं है कि कौन बंदा क्या काम कर रहा है तो क्या हो जाएगी? ओवरलैपिंग, रिपीटेशन ऑफ वर्क हो जाएगा। ओवरलैपिंग यानी कि वही काम 2-4 बंदे कर देंगे, एक करने की जगह 2-4 बंदे कर देंगे तो वो ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो इधर इन्होंने क्या करा है? 2 जो स्टेप फॉलो करे हैं वो करे हैं आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क और असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। तो 10th का क्या हो गया? डी हो गया। देख लीजिए, मैंने यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए लिख भी रखा है। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क कैसे हुआ? द कंपनी हैज फाउंड आउट दैट इट विल टेक 25,000 आवर ऑफ मैन वर्क एंड हैज सब्सिक्वेंटली डिवाइडेड द नंबर ऑफ आवर्स फॉर डिफरेंट ऑपरेशन। उन्होंने क्या कर दिया? काम को क्या कर दिया? बांट दिया, नंबर ऑफ आवर्स को डिवाइड कर दिया डिफरेंट ऑपरेशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या है? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, यानी कि उन्होंने देखा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिकॉग्नाइज अमाउंट ऑफ वर्क हैज़ बिन गिवन टू डिफरेंट इंडिविजुअल। उन्होंने काम को डिफरेंट इंडिविजुअल को दे दिया उनके कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ असाइन कर दी कि किसको क्या काम करना है। डिफरेंट इंडिविजुअल को डिफरेंट काम दे दिया उनकी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। अब 11th क्वेश्चन की बात करते हैं। 11th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बताइए इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। पहला है हमारा ऑर्गेनाइजिंग डिस्करेजेस क्रिएटिविटी अमंग्स द मैनेजर। मैनेजर के बीच में क्रिएटिविटी को डिस्करेज करता है ऑर्गेनाइजिंग। या फिर बी है ऑर्गेनाइजिंग अलाउज द बिजनेस एंटरप्राइजेस टू एकोमोडेट चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। या फिर सी है डिपार्टमेंटलाइजेशन इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। या फिर ऑल ऑफ द अबव, या फिर सारे ही ठीक हैं। देखिए क्रिएटिविटी डिस्करेज नहीं करता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग बल्कि एनकरेज करता है क्रिएटिविटी को मैनेजर्स के बीच में। और नेक्स्ट है हमारा डिपार्टमेंटलाइजेशन की बात करूं तो ये फर्स्ट स्टेप नहीं है प्रोसेस का, क्योंकि फर्स्ट स्टेप क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क है। आपने प्रोसेस पढ़ा ही हुआ है। और अगर मैं बी ऑप्शन की बात करूँ तो बी ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑर्गेनाइजिंग अलाउज बिजनेस एंटरप्राइजेस टू एकोमोडेट चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। बिल्कुल सही बात है। ऑर्गेनाइजिंग अलाउ करता है बिजनेस एंटरप्राइजेस को कि वो जो चेंजेस चल रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में उसके साथ कोप अप करने की कोशिश करे, उसके साथ अपने एनवायरनमेंट को चेंज करने की कोशिश करे। तो ये ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शन के लिए बिल्कुल ट्रू बात है। तो 11th का क्या हो गया हमारा? बी हो गया। ऑर्गेनाइजिंग अलाउज अ बिजनेस एंटरप्राइजेस टू एकोमोडेट चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो 11th का हो गया बी। अब 12th की बात करते हैं। 12th क्वेश्चन हमारा असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन क्या कह रहा है देख लेते हैं। असर्शन है डेलीगेशन हेल्प्स इन डेवलपिंग द टैलेंट ऑफ द एम्प्लॉयज। असर्शन है कि डेलीगेशन हेल्प करता है टैलेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़ को डेवलप करने के लिए, यानी कि डेलीगेशन एम्प्लॉयज़ के टैलेंट को डेवलप करता है। और रीज़न क्या कह रहा है? डेलीगेशन डज नॉट फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज। और रीज़न कह रहा है डेलीगेशन एंटरप्राइजेस की ग्रोथ को फैसिलिटेट नहीं करता। जब एम्प्लॉयज़ का टैलेंट डेवलप होगा, एम्प्लॉयज़ के टैलेंट डेवलप होगा तो क्या हमारे एंटरप्राइजेस ग्रो नहीं करेंगे, हमारा बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं ये क्वेश्चन में क्या है? असर्शन तो सही है कि डेलीगेशन क्या करता है? जब हम क्या कर देते हैं अपनी अथॉरिटी को, एक सुपीरियर अपनी अथॉरिटी को सबऑर्डिनेट को दे रहा है तो उससे सबऑर्डिनेट का टैलेंट क्या हो रहा है? डेवलप हो रहा है। ठीक है, डेलीगेशन ये काम करता है। असर्शन तो सही है, लेकिन रीज़न कह रहा है क्या इससे हमारी एंटरप्राइज ग्रो नहीं करती? जब सुपीरियर सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी देने के बाद सुपीरियर क्या करता है? फोकस किस पे रखता है? अपना इंपॉर्टेंट एरियाज में प्रायोरिटी असाइनमेंट पे फोकस रख रहा है। तो उससे क्या हमारी बिजनेस एंटरप्राइज ग्रो नहीं करेगी। तो आप कह सकते हैं असर्शन तो ठीक है, लेकिन हमारा रीज़न क्या है? ट्रू नहीं है। असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। तो इसका क्या हो गया? 12th का हो गया ए। असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। तो 12th का हो गया ए। अब 13th की बात करते हैं। 13th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? फिर से केस स्टडी आ गई है। अल्फाटॉनिक इज अ प्रोग्रेसिव कंपनी विच हैज़ अचीव न्यू रिकॉर्ड्स इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। रिसेंटली द कंपनी डिसाइडेड टू गो फॉर अ मेजर शिफ्ट
in policy decision by handing over the decision making authority to the lowermost level of employees. For this, the company went for a thorough planning. Within 4 months, the positive results of this major policy decision was recognizable. The employees felt a lot of development in their skill of taking first step to manage the things on their own. Some major newspaper also covered this department. The production of the company increased. The company's top management could now focus on new areas of the innovation as the employees turned more reliable. अल्फाटॉनिक एक प्रोग्रेसिव कंपनी है जिसने नया रिकॉर्ड बनाया है किसकी फील्ड में, मेडिसिन की फील्ड में। अब उन्होंने ना नए मेजर शिफ्ट डाली है, वो शिफ्ट हो गए हैं। उन्होंने डिसाइड किया है कि वो पॉलिसी डिसीजन जो फॉलो करेंगे वो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी किसके हाथ में देंगे, टू द लोअर मोस्ट लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़। आप देख रहे हैं इस लाइन को, देखिए। रिसेंटली द कंपनी डिसाइडेड टू गो फॉर अ मेजर शिफ्ट इन पॉलिसी डिसीजन। उन्होंने जो डिसीजन पॉलिसी है ना उसमें मेजर शिफ्ट लाया है। उन्होंने डिसाइड किया है कि जो वो डिसीजन करेंगे बाय हैंडलिंग ओवर द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टू द, उन्होंने डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी किसको दे दिया, लोअर मोस्ट लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ को दे दी है डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। फॉर दिस द कंपनी वेंट फॉर अ थोरो प्लानिंग। उसके लिए कंपनी ने थोरो प्लानिंग के लिए गए। विद इन 4 months द पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ दिस डिसीजन मेजर पॉलिसी वॉज रिकॉग्नाइजेबल। उन्होंने देखा कि 4 महीने के अंदर अंदर जब से उन्होंने डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी लोअर मोस्ट लेवल ऑफ एम्प्लॉयज को दी है, उसके 4 महीने के अंदर अंदर उन्होंने रिजल्ट देखा कि इस पॉलिसी का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है। द एम्प्लॉयज फेल्ट अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट इन देयर स्किल ऑफ टेकिंग फर्स्ट स्टेप टू मैनेज थिंग्स ऑन देयर ओन। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें क्या हुई है, स्किल डेवलपमेंट हुई है कि वो पहला स्टेप ले रहे हैं, अपने आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। सम मेजर न्यूज़पेपर ऑल्सो कवर्ड दिस डेवलपमेंट। इस डेवलपमेंट को बहुत सारे न्यूज़पेपर ने भी कवर करा है। द प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी इंक्रीज। इससे क्या हो गई, प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो गई कंपनी की। जो कंपनी की टॉप मैनेजमेंट है वो किस पे फोकस कर पा रही है, नए एरिया पे, इनोवेशन के नए एरिया पे फोकस कर पा रही है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ क्या हो गए, बहुत ज़्यादा रिलायबल हो गए हैं अब। तो आपने इसमें क्या देखा कि कंपनी ने एक नई पॉलिसी स्टार्ट करी। उन्होंने मेजर शिफ्ट किया पॉलिसी डिसीजन में कि अब जो कंपनी का डिसीजन मेकर है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, वो किसके हाथ में दे दी। उन्होंने किसके हाथ में देख रहे हैं, किसके हाथ में देख ली, लोअर मोस्ट लेवल के हाथ में दे दी। मतलब जो लोअर मोस्ट लेवल है ना एम्प्लॉयज़ का, उनके हाथ में दे दी, यानी कि सबऑर्डिनेट्स के हाथ में दे दी, लोअर लेवल के हाथ में दे दी। और 4 महीने के अंदर अंदर उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिले और उन्होंने देखा कि एम्प्लॉयज़ खुद से इनिशिएटिव ले रहे हैं, काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट आ रहा है उनकी स्किल्स में, वो खुद से डिसीजन ले पा रहे हैं, खुद से मैनेज कर पा रहे हैं चीज़ों को। और बहुत सारे न्यूज़पेपर भी इस चीज़ को कवर कर पा रहे हैं और प्रोडक्शन भी बढ़ रही है कंपनी की। और उन्होंने देखा कि जो टॉप मैनेजमेंट है अब किस पे फोकस कर पा रही है, नए एरिया पे, इनोवेशन के नए एरिया पे फोकस कर पा रही है। और क्योंकि अब क्या हो गए, एम्प्लॉयज़ क्या हो गए, बहुत ज़्यादा रिलायबल हो गए। तो अब इसमें आप क्या देख रहे हैं, क्या है बताइए। ये कौन सा कंसेप्ट है मैनेजमेंट का, डिसेंट्रलाइजेशन है या फिर डेलीगेशन है या फिर अथॉरिटी है या फिर नन ऑफ द अबव है, कौन सा कंसेप्ट है ये। देखिए, जब हम डिसीजन मेकिंग किसके हाथ में दे देते हैं, लोअर मोस्ट लेवल के हाथ में दे देते हैं, लोअर मोस्ट लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ के हाथ में दे देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, हमारा डिसेंट्रलाइजेशन बन जाता है। तो 13th का हो गया ए। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है, कौन सी लाइन आपको आइडेंटिफाई करवाएगी ये। रिसेंटली द कंपनी डिसाइडेड टू गो फॉर अ मेजर शिफ्ट इन पॉलिसी डिसीजन बाय हैंडिंग ओवर द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टू द लोअर मोस्ट लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़। इसलिए ये क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन है। अगर आपको डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट अच्छे से आता होगा तो ये केस स्टडी आपसे जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगी। आइए 14th क्वेश्चन देख लेते हैं। 14th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव शेप टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को जो शेप देता है उसे क्या बोला जाता है, बताइए क्या बोलते हैं। एक्सटेंट ऑफ डेलीगेशन बोलते हैं, या फिर एम्प्लॉय ग्रोथ बोलते हैं, या फिर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट गिव शेप टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, जो कि शेप देता है एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को। क्योंकि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है, कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट एक सुपीरियर इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है, उसे हम स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं, जो कि क्या देता है, शेप देता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को। तो 14th का हो गया सी। अब 15th की बात कर लेते हैं। 15th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तनुश्री रन्स अ फैक्ट्री वेयर इन शी मैन्युफैक्चर्स शूज़।
तनुश्री क्या करती है, फैक्ट्री रन करती है जिसमें वो शूज़ मैन्युफैक्चर करती है। द बिजनेस हैज़ बीन डूइंग वेल एंड शी इज इंटेंड टू एक्सपेंड बाय डाइवर्सिफाइंग इनटू लेदर बैग्स एज वेल एज वेस्टर्न फॉर्मल वियर, thereby making her company a complete provider of corporate wear. This will enable her to market her business unit as the one shop for working women. Which type of structure would you recommend for the expanded organization? तनुश्री मैन्युफैक्चर करती है शूज़ को। अब वो चाहती है कि वो अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करे। अब वो लेदर बैग्स भी, वेस्टर्न फॉर्मल वियर भी बढ़ाना चाहती है, अपने प्रोडक्ट्स को और बढ़ाना चाहती है। तो बताइए कौन सा टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आप उसे रिकमेंड करेंगे ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड करने के लिए। देखिए अब वो प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करना चाहती है, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है हमारा। जब प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करना चाहती है तो वो क्या है, हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर होता है। और अगर वो फंक्शंस को डाइवर्सिफाई करती तो वो क्या होता, फंक्शनल स्ट्रक्चर होता। तो अब ये प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई कर रही है तो वो क्या है, डिविजनल स्ट्रक्चर है। तो 15th का हो गया ए। 16th की बात करते हैं। 16th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मिस्टर मनोज is an efficient manager working in a multinational company. He is fond of completing all his work by himself. As a human being, he is a very good and supportive, and due to this, he does not want to put burden of work on others. Sometimes he is so much involved in doing different type of works in the office that he even misses the priority areas. Which concept of management is seen violated here? मनोज एक एफिशिएंट मैनेजर हैं जो कि मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, लेकिन वो अपना सारा काम चाहते हैं कि मैं खुद कंप्लीट करूं। एज अ ह्यूमन बीइंग वो बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, इसलिए वो अपने काम का बर्डन किसी और पे नहीं डालना चाहते। कभी कभी वो बहुत सारी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसकी वजह से वो प्रायोरिटी एरिया को मिस कर जाते हैं। तो बताइए यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट मैनेजमेंट का वायलेटेड हो रहा है। अगर वो अपनी थोड़ी सी अथॉरिटी क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं अपने सबऑर्डिनेट को, तो इससे क्या होता, उनका काम क्या हो जाता है, ईजी हो जाता, वर्कलोड कम हो जाता, जिससे कि क्या हो जाता, वो प्रायोरिटी एरिया पे ज़्यादा फोकस कर पाते। तो यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट मैनेजमेंट का वायलेट हो रहा है, डेलीगेशन। तो 16th का क्या हो गया, बी हो गया। अब 17th की बात करते हैं। 17th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू द कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट एप्लीकेबल नहीं है अकाउंटेबिलिटी के लिए। अकाउंटेबिलिटी आपने पढ़ा है क्या होता है, जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, अथॉरिटी आती है, वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी भी आती है, यानी कि अपने काम की जिम्मेवारी आपकी खुद की है, आपको आंसरेबिलिटी करनी पड़ती है, आंसर देना पड़ता है। अगर ये काम नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, गलत हुआ तो क्यों हुआ, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फाइनल आउटकम का वो एक आंसर होता है, आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटकम, उसे हम अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस क्या कह रहा है हमारा, ए है इट इम्प्लाइज बीइंग आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटकम। बिल्कुल सही बात है, अकाउंटेबल का मतलब ही यही होता है कि क्या होता है, फाइनल आउटकम का आंसरेबल होता है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब बी है, इट कैन नॉट बी डिनाइड वंस अथॉरिटी हैज़ बीन डेलीगेटेड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ बीन एक्सेप्टेड। ये कभी भी डिनाई नहीं कर सकते। अगर एक बार अथॉरिटी मिल गई या अगर अथॉरिटी डेलीगेट हो गई और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्सेप्ट हो गई, तो इसको अकाउंटेबिलिटी को आप डिनाई नहीं कर सकते। अगर आपके पास अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपको अकाउंटेबिलिटी करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारा सी, इट फ्लोज डाउनवर्ड। क्या ये डाउनवर्ड फ्लो करता है, इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड, ये डेलीगेट नहीं कर सकते। हम अथॉरिटी डेलीगेट कर सकते हैं लेकिन अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं कर सकते। ये भी बिल्कुल सही है अकाउंटेबिलिटी को लेकर के, लेकिन जो बात अकाउंटेबिलिटी को लेकर के सही नहीं है वो ये है कि इट फ्लोज डाउनवर्ड। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, अपवर्ड फ्लो होती है। कौन देता है, नीचे वाला बंदा ऊपर वाले बंदे को आंसर देता है, यानी कि नीचे वाला बंदा कौन है, एक सबऑर्डिनेट ऊपर सुपीरियर को क्या करता है, जवाब देता है। तो ये क्या होती है, अपवर्ड होती है। तो 17th का हो गया सी, इट फ्लोज डाउनवर्ड। एप्लीकेबल नहीं होती है अकाउंटेबिलिटी के केस में। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, इट फ्लोज अपवर्ड। तो 17th का क्या हो गया, सी। अब 18th की बात करते हैं। 18th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी अलाउज मोर टाइम फॉर मैनेजर टू कंसंट्रेट ऑन द टास्क दैट आर ऑफ हायर इंपॉर्टेंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही बात है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या करता है, मैनेजर को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे देता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस टास्क पे फोकस कर पाए ऑर्गेनाइजेशन के। और रीज़न क्या कह रहा है, डेलीगेशन अलाउज फॉर चेंजिंग ऑफ द रूटीन वर्क विच ब्रिंग अ सेंस ऑफ फ्रीडम।
डेलीगेशन क्या करता है, मैनेजर को रूटीन वर्क से थोड़ा सा हटा देता है, जो कि फ्रीडम कर देता है, जिससे कि क्या कर सकता है, जिससे कि मैनेजर क्या कर सकता है, ज़्यादा कंसंट्रेशन किस पे रख सकता है, जो जो काम ज़्यादा ज़रूरी है, रूटीन वर्क से हट करके जो काम ज़्यादा ज़रूरी है उस पर ज़्यादा फोकस कर सकता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, डेलीगेशन ये करता है कि मैनेजर कंसंट्रेट कर पाए हायर इंपॉर्टेंस काम को, और अपनी फ्रीडम मिल जाती है उसे रूटीन वर्क से। तो ये बात बिल्कुल सही है, कह सकते हैं कि असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है। और रीज़न क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। तो आप कह सकते हैं सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। बोथ असर्शन ए एंड रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो 18th का हो गया सी। अब 19th की बात करते हैं। 19th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये भी असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन क्या है इसका, इट इज एसेंशियल फॉर द इफेक्टिव परफॉर्मेंस दैट अ प्रॉपर मैच इज मेड बिटवीन द नेचर ऑफ जॉब एंड द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। देखिए, ये ज़रूरी है कि इफ़ेक्टिव परफॉर्मेंस के लिए प्रॉपर मैच होना चाहिए, जो जॉब उसे दी जा रही है और जो उसके पास एबिलिटी है। एक इंडिविजुअल के पास जो एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग ही उसको जॉब दी जा रही है। ये बहुत ज़रूरी है, इसके बीच में मैच होना बहुत ज़रूरी है इफेक्टिव परफॉर्मेंस के लिए। तो ये तो हो गया असर्शन। और रीज़न क्या कह रहा है हमारा, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू डिफाइन द वर्क ऑफ डिफरेंट जॉब पोजीशन एंड अकॉर्डिंगली एलोकेट वर्क टू वेरियस एम्प्लॉयज़। रीज़न कह रहा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंट जॉब पोजीशन को हम डिफाइन करें और उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ को वर्क एलोकेट करें। तो रीज़न तो क्या है हमारा, गलत है, बिकॉज इट इज़ नेसेसरी टू डिफाइन द वर्क ऑफ डिफरेंट जॉब पोजीशन एंड अकॉर्डिंगली एलोकेट वर्क टू वेरियस एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो ये क्या है, रीज़न हमारा क्या है, गलत है। ये नॉट ने सारी बात बिगाड़ दी है, तो रीज़न तो हमारा फॉल्स है और असर्शन बिल्कुल सही है। असर्शन इज ट्रू कि क्या होना चाहिए, नेचर ऑफ जॉब, एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल के बीच में प्रॉपर मैच होना चाहिए एक इफेक्टिव परफॉर्मेंस के लिए। तो असर्शन क्या है, ट्रू है, लेकिन रीज़न क्या है, फॉल्स है। तो 19th का हो गया ए। अब 20th की बात करते हैं। 20th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है ये भी। असर्शन क्या कह रहा है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। बिल्कुल सही बात है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क क्या है, पहले स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस का। अब रीज़न क्या कह रहा है, organizing involves identifying and dividing the work to be done into small managerial activities so that duplication of efforts can be avoided। organizing क्या इन्वॉल्व करता है कि हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए और डिवाइड करना चाहिए वर्क को स्मॉल मैनेजरियल एक्टिविटीज़ में, जिससे कि डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स ना हो। ठीक है, यानी कि काम दोबारा से रिपीट ना हो, डुप्लीकेट ना हो, डुप्लीकेशन ना हो काम की। तो ये भी सही बात है। तो आप कह सकते हो कि असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू है। और क्या है, रीज़न भी क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे असर्शन की। तो 20th का हम कह सकते हैं क्या है, सी है। बोथ असर्शन एंड रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा इसे। और अगर आपको ऐसे ही बहुत सारे MCQ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो आपने जाना ही नहीं है, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे कि नोटिफिकेशन आती रहे आपके पास। तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहिए और चैनल से जुड़े रहिए, और किसी भी तरीके का डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लेते रहिए। थैंक यू सो मच।